नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है 17 मार्च की तारीख आप लोग के सामने है और दिन बहुत ही घटते जा रहे हैं। हर बीतता लम्हा, हर बीतता समय आप लोगों के जो है यहाँ पर नजदीक होता जा रहा है आपके प्रीलिम्स के। तो इसी कड़ी में जो है मैं दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस लेकर के, जहां पर आपके पहले जी भैया समान अध्ययन 1 जो आपका पेपर आता है, जहां 150 प्रश्न होते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छा पेपर इस समय आ रहा है। अभी हाल ही में जो आरओ का पेपर यहां पर कराया गया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न आए थे कि उसको देखने के बाद जो कुछ लोगों ने सोचा था चलो टहल आते हैं, आरओ दे आते हैं, उनके तो तोते उड़ गए थे। तो दोस्तों लेकिन आप लोगों को गलती मत करिए, क्योंकि आप लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पेपर देखने को मिलता है, जो आरओ से भी क्या 20 ही होने वाला, 1900 नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो उसके साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर जरूर कर लें। यहां पर प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए शुरू कर दी गई, जो रोज आपको 10 बजे, कितने भैया 10 बजे आप लोग के लिए यहां पर देखने को मिल जाती है। तो टाइम नोट कर लो, समय नोट कर लो, उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते, ये रहा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। चलिए भैया पहले प्रश्न का जवाब दीजिए और आज की सुबह की शुरुआत करते हैं। सभी को मेरी तरफ से एक प्यारा भरा गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था, चलिए बताइए। देखिए पहले आप समझ, जो अर्थ आवर है क्या। अर्थ आवर की शुरुआत जो है आपके 2007 में हुई थी, ठीक है। 2007 में जो आपकी WWF संस्था है, ये जो है इसने जो है इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जैसे हम लोगों के बीच में जो है संरक्षण को लेकर के, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में संरक्षण को लेकर के, आप एक चीज जानिए, जो आप बिजली उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे, फिर भी आपका क्या है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। कैसे? डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली। आप मोबाइल चार्ज करोगे बिजली खपत होगी। बिजली किससे बन रही? आज भी विश्व के बहुत बड़े हिस्से का बिजली उत्पादन कोयले से हो रहा है या ऐसे चीजों से हो रहा है जिससे उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है। तो ये बात यहां पर देखने को मिलती है। उसका सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में, जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैसा लगा? अच्छी लगी जानकारियां? बस ऐसे ही सारे प्रश्न होने वाले, फटाफट लाइक कर दो इसी बात पे, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, इसी एक प्रश्न मैं कह रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस पर्यावरणविद को जो है जल पुरुष के नाम से जाना था? चारों नाम पढ़िए, चारों नाम में से कुछ नाम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको जवाब बताने के बाद मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप लोग को अच्छी पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए भैया, वाटरमैन के नाम से जिन्हें जल पुरुष नाम, उनका नाम है क्या? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी जो है बहुत ही ज्यादा, इन्होंने राजस्थान क्षेत्र से इनका संबंध है। ये राजस्थान के अलवर जिले से इनका संबंध है। कहां से भैया? राजस्थान के अलवर जिले से। और आपको पता है इन्हों को जो है 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार, कौन सा? स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी मिला हुआ है, जिसे क्या, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, वो इन्हें मिला हुआ है। और 2001 में इन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये चीजें भी आपको राजेंद्र सिंह जी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जानते होंगे, चिपको आंदोलन से थे, इनको पर्यावरणविद ये भी थे। उसका सलीम अली, ये पक्षी को लेकर के सभी पर्यावरणविद से आते हैं, इनके नाम पे एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है। और इनका संबंध कहां से था दोस्तों? इनका संबंध आपके मुंबई से। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, चलिए यहाँ पर सुमेलित करना है आप लोगों को। यहाँ पर बताइए कौन सा कूट हो सकता है, जवाब दीजिए। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, आप लोग देखिए और जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपी स्पेशल प्रश्न यहाँ पर आप लोग के सामने है, क्योंकि इससे कम से कम 12 15 प्रश्न तक जो है देखने को मिल जाता है किसी किसी पेपर में, जो यूपी स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं इसके साथ में। देखिए आपके यूपी में अगर पूछा जाए कुल पक्षी विहार कितने, तो 13 है। कुल पक्षी विहार कितने? 13 है। और आपके यूपी का सबसे पुराना अगर पूछा जाए पक्षी विहार कौन सा है, तो भैया यही है, जो नवाबगंज का पक्षी विहार जो उन्नाव में है, ये आपका सबसे पुराना पक्षी विहार है आपके यूपी का। और सबसे छोटा पटना, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो आपके एटा में, जी भैया एटा जिले में है, वो मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर का, सोचो 1 स्क्वायर किलोमीटर का भी पक्षी विहार हमारे यहाँ है। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए दोस्तों, तो एटा के बाद क्या है जी भैया, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपका कन्नौज में, कहां पर?
कन्नौज में, जो कि 80 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 80 स्क्वायर किलोमीटर में कन्नौज का फैला। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? नवाबगंज का मैंने आपको नाव बता ही दिया है, उसके बाद आगे बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया, क्या सी है? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इतनी चीजें बताई, थोड़ा भी दिमाग को लगाते आसानी से कर लेते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न था। चलो, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी, बताइए। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी से लेकर के कम से कम 4-5 प्रश्न तो हर साल पूछे ही जाते हैं, इसमें मुझे कोई डाउट इफ और बट नहीं है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही आसान सा जवाब होना चाहिए। इसका सही जवाब है यहाँ पर क्या? 1980। देखिए, इसकी स्थापना जब की गई थी तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना करने का प्रमुख कारण यही था कि जो हमारे देश में पर्यावरण को लेकर के एक अच्छे, देखिए जब कोई विभाग बनाया जाता है तो उससे सबसे बड़ा क्या होता है कि उसको स्पेसिफिकली, मतलब उसको टारगेट करके हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से बजट एलोकेशन होता है, से पूरी जो है संरचना तैयार की जाती है जिससे उस क्षेत्र में अच्छे से ध्यान दिया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? चलिए भाई, यहां पर बताइए, नहीं है पूछ रहा, आप लोग को इसका जवाब पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको पता है ये दो तरह से होते हैं। एक होते हैं जो है क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक, एक होते हैं नॉन सिम्बायोटिक। एक कहते हैं मुक्त जीवी और एक होते हैं सहजीवी। ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। एक मुक्त जीवी होते हैं और एक कैसे होते हैं, सहजीवी होते हैं। ठीक है, एक मुक्त जीवी होते हैं और एक सहजीवी होते। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मुक्त जीवी में आपके अलग आते हैं, सहजीवी में आपके अलग आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करते क्या है, ये बेसिकली ये करते हैं, जो नाइट्रोजन हमारे चक्र में आता है ये उनको फिर से जो है फसलों के जरिए फिर से क्या करते हैं, उनके पूरे ग्रोथ के लिए उसको क्या, उसको ये डिकम्पोज के जरिए उसको पूरा इस चक्र में पूर्णकरण करते हैं ये सारे। ठीक है, तो यहां पर देखो नो स्टॉक है। ठीक है, देखो यहां पर कुछ नाम बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। यहां पर देखिए कई प्रकार के होते हैं, उनमें से आपका राइजोबियम, ठीक है, फ्रैंकिया, एंजियोस्पर्मियम, ये आपका सहजीवी में होते हैं। उसके बाद जो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, एनाबेना, नो स्टॉक, एजेटोवेक्टर, ये आपके कैसे हैं भैया, ये आपके जो है एजेटोवेक्टर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ये आपके कैसे हैं, ये आपके जो है नॉन सिम्बायोटिक, यानी क्या, मुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दे दिया है वो सही कर ले। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 3 है, तो बच ही क्या रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, बताइए। द्वितीयक, देखिए प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होते हैं, एक द्वितीयक होते हैं। कौन से? एक प्राथमिक होते हैं और एक क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्या होते हैं? द्वितीयक में ये होता है कि ये जो है इनडायरेक्टली जो है इनका सोर्स होता है। जैसे आपका प्राथमिक में क्या होता है, डायरेक्ट सोर्स होता है। इनडायरेक्टली इनमें होता है, जैसे आप एग्जाम, ये इनडायरेक्टली जो है इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। द्वितीयक से क्या होता है, ये पूरे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कौन आते हैं, जैसे आपका एसिड रेन है। एसिड रेन कैसे होता है? एसिड रेन इस प्रकार होता है कि जो है, जो रेन जब बारिश जब होती है तो उसमें जब कुछ प्रदूषक उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे इकोलॉजी को, पूरे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्मोगा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्मोगा। बाकी ये तीनों जो है आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो इसका पूरी चीज समझ गया, मेरे ख्याल से मैंने इसमें सारी चीजें तुम्हारी कवर करा दी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि चलो यहाँ पर परवाल भित्तिया जी भी कोरल रीफ्स के बारे में पूछ रहा है। चलिए बताइए, यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पूछ रहा है 1 2 3 4 है, बताओ यहाँ पर सही कथन क्या है। प्रश्न दिख रहा है, जवाब दो, बताओ क्या होगा। चलो ध्यान से पढ़ो, जवाब दो क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए क्या हो सकता है। जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया है, जो सही है वो आपका क्या है, 1 2 3 है। देखिए भैया, सुंदरवन में आपका जो है कोई भी सीन ही नहीं है। ठीक है, इनमें परवाल भित्तिया सुंदरवन में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में है। इन जगहों पर यहाँ तक कि कुछ जो है आपके आंध्र प्रदेश कोस्ट पे जो है कुछ हद तक है, ये सब एरिया में है, लेकिन सुंदरवन में इनका नहीं देखने को मिलता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टि से जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप ये समझिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई भी चीज वहां के लिए कैसे होगा कि वो वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या हो, बहुत ही ज्यादा क्या कंफर्टेबल हो, मतलब वहां के अनुकूल हो। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे इन चारों में से, तो आप पहले भारत है कहां पर, भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत आपका कहाँ आता है, अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो भारत आपका आता है क्या कहते हैं जो गर्म वाला होता है, क्योंकि भारत जो है 20 डिग्री 30 डिग्री से ऊपर है, तो इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पतझड़ वाले पर, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेसिडियस, क्या कहते हैं दोस्तों, डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, इसमें आता है। आपको पता है ये भी दो तरह के, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न बने तो आपको गलत ना हो, ये भी दो तरह के, तो एक ड्राई होता है और एक क्या होता है, मॉइस्ट होता है। ठीक है, एक ड्राई होता है और एक क्या होता है, मॉइस्ट होता है। ठीक है, अब ड्राई में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको मतलब करीब 65% जो हमारे यहाँ पर वन है, उसका करीब 65% भारत में क्या है, वो डेसिडियस फॉरेस्ट है। कितना, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो उस डेसिडियस में करीब आपका 27 से 28% आपका कितना है, मॉइस्ट में, ड्राई में, और बाकी जो आपका 38% है वो आपका किस में आता है, मॉइस्ट में। यानी कि यहाँ पर आपको ये भी चीज समझ में आना चाहिए, हमारे यहाँ पर जो मॉइस्ट यानी क्या है, ये शुष्क हो गया। ठीक है, ये ड्राई शुष्क हो गया। अब मॉइस्ट क्या हो गया, जो गीला होता है, गीला नहीं उसे कुछ और कहते हैं, माफ करेगा अंग्रेजी थोड़ा सा आ रहा है, हिंदी नहीं। तो जो मॉइस्ट वाला होता है, मॉइस्ट मतलब ऐसा एक शुष्क एक आता है शुष्क का, एक उसके और आता है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, माफ करेगा। तो उसमें जो 38% और ड्राई में आपके 27% जो है आपके यहाँ पर होते हैं। जैसे ड्राई का आपको उदाहरण देखना हो तो आप ये जान के चलो, यहाँ पर जैसे नीम का ले लो, नीम ले लो, पीपल ले लो, साल ले लो, बेल। क्योंकि यार देखो मुझे ये पता है, ये मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में इतना आता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए बताते बताते कुछ चीजें मैं कंफ्यूज ना हूँ, इसलिए मैं कुछ जो है अपने दिमाग में कहीं आसपास लिखे रहता हूँ। ठीक है, तो क्या है, पीक है, नीम है, पीपल है, साल है, बेल है, खैर है, ये क्या हो जाता है, ये भैया आपके ड्राई में होते हैं। ठीक है, अब मॉइस्ट में होकर क्या रहते हैं, मॉइस्ट में आपका जैसे सैंडलवुड हो गया, बम्बू हो गया, सैंडल माने के चंदन नहीं होती, बम्बू, ये सारे आपके इसमें जाते हैं। और समझो ड्राई में क्या होता है ना, ये वहीं पर उग सकते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब मॉइस्ट कहां पर होता है, जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, बरसात होती है। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा, क्लियर। बाकी कुछ मैंने आपको बता दी, जो उम्मीद करता हूं आप लोग थोड़ा सा भी समझेंगे तो गलती नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है पूछ रहा, बताइए। चलिए यहाँ पर पूछ रहा जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भाई, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या था, ये देखो, चंदन केरला में कर्नाटक होगा, देवदार आपका जम्मू कश्मीर होना चाहिए था, टीक आपका मध्य प्रदेश होना चाहिए था। ठीक है, अभी मैंने बताया टीक क्या है, टीक आपका डेसिडियस फॉरेस्ट के में उगता है, और वो आपके कहा मध्य प्रदेश होते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं, क्योंकि वो पहाड़ी और देखा जाए तो जो है फॉरेन जैसा वहां पर इन्वायरमेंट होता है। भाई स्विट्जरलैंड, इंडिया का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर में तो है, तो ऐसे अंदाजा लगा लो, कुछ चीजें ऐसे समझो। चलो, किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं, चलो बताओ यहाँ पर कौन सा है जो सर्वाधिक, मतलब जिनमें प्रोडक्टिविटी आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखो मेरी क्लास देखोगे तो थोड़ा मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, ये है, क्योंकि बहुत ठेठ हिंदी भी कुछ लोग को समझ में नहीं आती है, और इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो भाई मेरी तो पूरी ऑडियंस ही खत्म हो जाएगी, इस चीज को मैं जानता हूँ। तो बाइलिंगुअल लेकर चलता आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि पेपर में दोनों भाषाओं में पेपर आता है, आप जो लिखो लिखो, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, ठीक है चीजों को। तो देखिए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जी भैया ज्वारीय एस्चुरी। ज्वारीय एस्चुरी, आप एक चीज जान के चलिए, विश्व का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहीं होता है तो यहीं पर होता है। और आपके जान के चलो 60%, जी भैया जलीय जीवन का 60% इकट्ठा आपको जो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी वो आपको केवल यहीं पर देखने को मिलती है। एस्चुरी होता क्या है, एस्चुरी वो होता है जहां पर नदी का जो स्थल से आता हुआ नदी का पानी और समुद्र का पानी जहां पर मिलते हैं, वहां एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप समझिएगा, यहाँ पर 60% इन सब में से सबसे ज्यादा जो है वहां पर प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और फिर आप ये भी जान लीजिए कि ये इतनी अच्छी कंडीशन होती है कि यहीं पर जो है जो आपके बंदरगाह का निर्माण होता है, पोर्ट का निर्माण होता है, हार्बर का निर्माण होता है, उसके लिए बहुत सही जगह होती है, क्योंकि जब को पूरा बहा करके लाते हैं वहां जमा करते हैं, इससे काफी अच्छी स्थिति बन जाती है वहां पर पोर्ट निर्माण के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर सूची दिया गया है, व्यक्ति दिया गया है, आप इसका निर्माण करिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, इसे आप देखते ही सही कर देंगे, क्योंकि इसमें से मुझे पता है कि 4 में से 2 तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए एम एस स्वामीनाथन जी आपके हरित क्रांति से, तो ए का 3 कहाँ का दिया, ए का 3 केवल बी में दिया है, तो ऐसे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अन्य चीजों को आप खुद से भी सोच के समझ के कर सकते हैं, इसमें कोई इफ और बट नहीं था। 20 का सही जवाब है, ये हम लोगों ने देखते ही कर लिया। बाकी हम लोग यहाँ से क्या पता कि मोरारजी देसाई आपके किससे, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से थे, वहीं आपके एन के झा जी जो थे वो आपके किससे थे, कराधान के क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, अगले प्रश्न का मतलब गार्ड का तात्पर्य क्या, मतलब गार्ड का फुल फॉर्म पूछने बताइए क्या था। देखिए गार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, गार्ड की स्थापना 1947 में हुई थी, और इसको जो है अधिकृत तौर पर इसको कानून बनाकर जो है 1 जनवरी 1948 से क्या हुआ था, 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ था। और यही आगे चल के आपका क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिसमें और भी ज्यादा देश बाद में जुड़ते चले गए। तो चलिए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जी भैया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यही आपको बताना है। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया था, मतलब कौन इसको जो है पूरी तरह से क्या करता है, कंट्रोल कह लीजिए या फिर रेगुलाइज कह लीजिए, रेगुलेटर बेसिकली पूछ रहा है कि बीमा सेक्टर का रेगुलेटर कौन है। तो बहुत ही आसान से जवाब भैया IRD है। जी भैया कौन से, IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये आपके इंडिया में लागू कब से हुआ था, तो IRDA जो है एक्ट 1999 में बना था। कब, IRDA एक्ट आपका 1999 में बना था। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको इसके विषय में ना बताया। चलिए IF के बारे में बताइए, बहुत ही अच्छी प्रश्न है, आप लोग देखिए जवाब दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है। काफी लोग यहाँ पर जो है जवाब दे ले जाए, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। राष्ट्रीय निवेश कोष, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की यहाँ पर बात की जा रही है, तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, तो चारों कथन आपने पढ़ लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इसमें से जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया है वो सही गलत। देखिए भैया, इसकी जब स्थापना की गई थी, इसके स्थापना का मुख्य लक्ष्य यही था कि जैसे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जैसे सरकार ने अभी जो वर्तमान सरकार इसने क्या किया, शब्दों के साथ थोड़ा सा खेल कर दिया कि आपको चीजें वही होंगी, लेकिन आपको जैसे किसी को गाली देना हो, किसी को ये मत कहिए कि हम आपको गाली देंगे, उसको गाली देने की जगह पे आप क्या करिए, प्यार से थोड़ा सा सरकास्टिक बता दीजिए, आप कह दीजिए आपको डैड मत कहो कि तुम कुत्ता, ये मत कहो, उसे कह दो आपकी जो हरकतें हैं वो किसी कुत्ते प्रजाति से कम नहीं है। तो ये गाली डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, वो चीजों को समझेगा जब तक थोड़ी सी वो उस हिसाब से आपसे क्या, उस हिसाब से आपसे रुष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वही तरीका है। यहाँ पर सरकार ने क्या किया, इसको बाद में विनिवेश का नाम दे दिया, जिसे पहले जो है प्राइवेटीकरण कहते थे, प्राइवेटाइजेशन कहते थे, उसे उन्होंने विनिवेश का नाम दे दिया। तो विनिवेश से जो आने वाला फंड होता था उसके लिए उन्होंने क्या NIF बना दिया था। क्या NIF, इसमें क्या होता था कि वो पैसा जो है जमा होता था। अब वो पैसे का उपयोग क्या होता था कि इस पैसे का लगभग जो है 75% इससे जो पैसा आता था विनिवेश से, उन्होंने कहा था इसका उपयोग हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और इन सब में करेंगे, बाकी इस फंड का 25% हम जो है क्या करेंगे, 25% पैसा हम जो है जो अच्छे उपकरण है, PSUs हैं, उनमें जो है क्या उनको और आगे ले जाने के लिए, उन्हें रिवाइवल करने के लिए इन सब कामों में उपयोग करेंगे। तो 75% उसके लिए, 25% उन्होंने इसके लिए कहा था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को अगर निकाल दिया जाए तो अवशेष जो बचता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए जवाब दीजिए भैया, सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रिकरण घाटा या राजस्व घाटा। देखिए इन चारों को आपको, चार में से ये छोड़ करके बाकी मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले आप प्रश्न का जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। उन्होंने कहा सर आप तो प्रश्न का जवाब भी नहीं देने, चालू हो गए रेडियो में क्या कहते हैं जनरेटर की तरह। चलिए हाँ, तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा, ए। देखिए आपका क्या होता है, जब आपका जो ब्याज भुगतान करना हो वो हटा दिया जाए, उसके बाद जो आपका घाटा होता है वो सकल प्राथमिक घाटा होता है।
मतलब प्राथमिक मतलब क्या है कि एक साल का पूरा कितना हुआ, ब्याज जो भरते हैं जो हम पहले लिए रहते हैं उस पे भरते हैं ना, हम एक साल का ब्याज तो अभी भरेंगे नहीं क्योंकि पैसा लेंगे ना, क्योंकि बजट जब आता है उसमें चीज होती है। तो सकल प्राथमिक घाटा मतलब इस साल का क्या कैसा रहा उसको देखते हैं, इसी में जब ब्याज ऐड कर देते हैं तो प्राथमिक नहीं रह जाता। राजस्व घाटा क्या होता है कि जो आपकी राजस्व आई हुई राजस्व व्यय हुआ इनमें अगर अंतर आ रहा है, आप व्यय ज्यादा कर रहे हैं कमाई कम हो रही तो आपका घाटा होगा। बजटीय घाटा क्या होता है, ओवरऑल जो चीजें होती हैं, आपका बजट इनकम कितना हो रहा है, बजट जा कितना रहा है, इनमें अगर अंतर है तो आपका बजटीय घाटा हो जाता है। सकल में आपको एक होता है आपका राजकोषीय घाटा भी होता है, राजस्व घाटा होता है, उससे राजकोषीय घाटा भी होता है। ठीक है, चलो समझ गए। ये सब चीजें थोड़ा जानना चाहिए आपसे क्योंकि ये सब बेसिक प्रश्न आपको यहाँ से इकोनॉमिक्स से पूछ सकता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गोईपोरिया समिति, नानजुन-दप्पा समिति, रंगराजन समिति या रेखी समिति, जो गलत है वही सही है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा, बताइए। चलो जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब डी होगा, जो रेखी समिति था दोस्तों। रेखी समिति जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपके क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष कर को, जी भैया अप्रत्यक्ष कर के संबंध में था, ये अप्रत्यक्ष कर में सुधारों को लेकर के ये बनाई गई थी। ठीक है, रेखी समिति। और रेखी समिति जो है स्थापना 1992 में इनके रेखी जो है के एल रेखी जी द्वारा 1992 में जो है ये समिति का निर्माण किया गया था। मैं 9 ऐसा बना देता हूं कि कुछ लोग कहेंगे सर ये 9 है कि इसको पोलियो हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न जो 13वां वित्त आयोग की 13 फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, ठीक है समझना। ओके, यहां पूछ रहा है कि राज्यों को कितने प्रतिशत जो है न्यूनतम देने की बात की गई थी। देखिए जब आपका फाइनेंस कमीशन बनता है आपको पता है 5 साल के लिए बनाया जाता है, ये सजेशन देते हैं कि सजेशन के आधार पर जो है पैसा वितरण करती, सारी चीजें आपको पता है। इसमें एक चीज ये भी आता है कि वर्टिकल एक जो बंटवारा होता है, एक वर्टिकल बंटवारा होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक कुछ ग्रांट इनएड दिया जाता है। ये 3-4 तरीकों से जो है यहाँ पर उनके सुझाव के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देता है। यहाँ पर जब भी बात की जाती है तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं की जाती क्योंकि वर्टिकल आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, समझ गए। इसके लिए कई अहर्ताएं होती है, ये आपको ये लेटेस्ट का पूछेगा, पुराना नहीं पूछेगा। पुराने में ही पूछे कितना % देने की बात है, तो इसका भैया सही जवाब क्या था, 32% देने की बात थी। क्योंकि जब 12th में जो है 12th फाइनेंस कमीशन से 1.5% ज्यादा बढ़ाने की बात इन्होंने की थी। और खैर आज जो है लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसमें तो करीब 42% जो है, जी दोस्तों करीब 42% पैसा जो है केंद्र राज्यों को देती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू हुई थी, बताइए। तो अगर बता दो किस वर्ष ये चालू हुआ तो उससे सारा अंदाजा लगा लो। तो 2005-6 में ये स्कीम चालू हुई थी। ठीक है, अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, चलो बताओ। मैंने इतना तो बता दिया, अब तो जवाब दो। तो इसका सही जवाब क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसका शुरुआत हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हरियाली कार्यक्रम का संबंध है। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो हरियाली कार्यक्रम का जो संबंध है यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत आसान है यार। देखो इसको जो है 2003 में जो है शुरू किया गया था और इसका संबंध था जल संचयन प्रबंधन के कार्यक्रम से। जी भैया, जल संचयन के संबंध से इसका संबंध था। 1/4/2003 इसका शुरुआत है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय विधान अंतरराज्यीय परिषद के जो है यहाँ पर क्या संबंध में जो है प्रावधान करता है, कौन सा आर्टिकल है, 262, 263, 264 या 265। यहाँ पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 263 होगा शायद, 223, क्योंकि 262 जो है यहाँ पर जो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होता है, या 63-64 में कंफर्म नहीं हो, शायद 63-64 ही होगा। ठीक है, चलो मान लो इस क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया मुझे, 62 होता है 63 यार, मेरे ख्याल से 62-63 था, 64 होता ही नहीं यार।
एक मिनट रुको, तो यहाँ पे इसका सही जवाब 63 ही होगा, ठीक है, आई एम श्योर। देखो 62 जो होता है ना दोस्तों, ये नदी के बंटवारे से, 63 जो है आपके अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कोई भी प्रश्न कंफ्यूज कर देता है करके आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है और भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा है। तो दोनों कथन को पढ़ो, बताओ क्या सही लग रहा है, ABCD में से जवाब दो। पूरा हट गया हूँ एकदम, हट के जवाब दो बताओ। जी भैया अगर आपका जवाब यहाँ पर बी है, देखिए कथन दोनों सही है, यहाँ पर क्षेत्र सीमित है और वास्तव में देखा जाए तो ये गलत नहीं है। हम लोगों ने काफी चीजें उधार ली हैं, क्योंकि उधार लेना गलत चीज नहीं है, खुद को अच्छा करने के लिए दूसरे से कुछ उधार ले लो यार, इसमें कौन सी बुराई है। स्पष्टीकरण सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल होता है किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? चलिए जवाब दीजिए, किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए, दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, जवाब दो। जी भैया जितने लोगों ने यहां पर क्या ए जवाब दिया, क्या ए जवाब दिया वो सही। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, क्या होगा? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से जो है यहां पर इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ, भारत में किसी राज्य में विधान परिषद सीजन उसकी समाप्ति की जा सकती है। आपको पता है जिस प्रकार से आपके केंद्र सरकार में लोकसभा राज्यसभा होती है, उसे आप कुछ स्टेट्स में देखते होंगे, वहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसको करें, ये जो है राज्य को अधिकार दिया गया, अपने यहाँ कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इनमें से बताइए आप कब कर सकते हैं या कब समाप्त भी कर सकते हैं। बताइए, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो रहेगा, नहीं, आप हटा भी सकते हैं, मन के तो ला सकते हैं। कुछ स्टेट मुझे याद आ रहा है, शायद आपका साउथ का कोई स्टेट है जहां पर जो है, शायद आपका तेलंगाना था कि आंध्र प्रदेश था, जहां पर जो है उसने एक बार शुरू किया था फिर बंद कर दिया था, फिर उसने शुरू किया, शायद आंध्रा ही है, मैं गलत नहीं हूं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा, ठीक है, सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि पेशा एक्ट, इसे शॉर्ट फॉर्म में पेशा कहते हैं, ठीक है। अब जान लो, मैंने आपके लिए प्रश्न ही आसान कर दिया, कब लागू हुआ था? जवाब दीजिए, मैंने प्रश्न ही आसान कर दिया आपके लिए, बताइए इसका सही जवाब क्या? 1996। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना त्याग पत्र देने के पश्चात, चलो बताइए किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी अगर उसे वक्तव्य देना है? चलो बताओ, लोकसभा में पूछ रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, बहुत ही अच्छे प्रश्न को मैंने बार बार कहा है, जब भी जाओ प्रश्न को 2 बार पढ़ के सॉल्व करो, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि प्रश्न अगर आप पढ़ रहे होते हो, आपने सही से तैयारी की है, तो यार यूपीएससी आपको इतना एनालिटिकल पूछता ही नहीं है कि आपको इतना मगन होकर सोचना पड़ेगा। अगर आप सही से प्रश्न 2 बार पढ़ लो, सही से तैयारी की, अच्छी प्रैक्टिस की है, यकीन मानो बहुत लाजवाब कर दोगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर जितने लोगों ने सही जवाब दिया सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां पर मैं कई सारे छात्रों को जानता हूं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं अच्छा कर पाते। रीजन पता है क्या है? सबसे बड़ा फॉल्ट होता है उनका, पता है क्या? वो प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि प्रैक्टिस कौन करे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। करत करत आपको कहावत भी याद है कि लगातार अभ्यास करने से क्या हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज जो है ऐसे ही नहीं कहा गया। चलो यहाँ पे जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, डी दिया है, वो सही कर ले भैया। ये जो है इसके लिए नहीं था, न्यायपालिका नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है ये क्या, यहाँ पर कार्यपालिका से पृथककरण से इसका कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, यहाँ पर बताइए। अच्छा ये चल रहा है, चलो यहाँ पर बताइए इसका सही। अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई थी, बताइए इसका सही जवाब क्या था? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जवाब दिया और सही कर ले। देखो फ्रांस की तर्ज पर क्या था, जो सबसे वरिष्ठ था उसी को दिया गया था। बाद में क्या, बाद में राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे, उनके साथ क्या 2 उपाध्यक्ष भी बने थे, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए देखो पॉलिटी की मैं क्लासेज पूर्वालोकन और जो है बेहतरीन किताबों से आपको मैं लेकर के उसकी मैंने क्या आपको पूरी वो बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिए, मैंने जितना पढ़ा, अगर आप वहां से पढ़ लीजिए
दीजिए, कभी भी उसके बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ उसके बाहर आ जाएगा, मुझे बताना, क्योंकि उस प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन उसके बाहर नहीं आ सकता है, मैं कह सकता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर, चलिए जवाब दीजिए, कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए आया जवाब, समझ गए जी भैया, पूसा बासमती वन। अगला प्रश्न, संसद की स्थायी समिति नहीं, यहाँ पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या डी दिया है वो सही कर ले। देखिए अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो अस्थाई समितियां 6 भागों में बांटा गया है, ये भी एक अस्थाई समितियों के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर आप इसके तुलना में जाएंगे तो ये एक अलग है, वित्त निगम की अस्थाई समिति है, ये संरक्षण और उसके संबंध में अस्थाई समिति है, लेकिन इन तीनों चारों में ये तीनों एक है, ये अलग है, इस प्रकार से ये जो है अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लोकगीत और क्षेत्र को आपको मिलान करना, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया यहाँ पर बताइए, यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या सी दिया है वो सही कर ले, क्या होगा? सी। ठीक है, देखिए बिरहा पूर्वांचल, उसके बाद आपका क्या था? रसिया, ब्रजभूमि, आल्हा, बुंदेलखंड, कजरी, अवध। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है बताइए? यहाँ साक्षरता की बात हो रही, जवाब दीजिए, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, सर्वाधिक साक्षर जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है, जहां पर भैया कितना 80.12% है, कितना 18.12%। उसके बाद आपका कौन सा आता है भैया? उसके बाद आपका जो है, एरे मुझे क्या याद आ रहा है, एक मिनट में भूल रहा हूं, कानपुर औरैया। ठीक है, हाँ उसके बाद कानपुर आता है जहां 79 पॉइंट कुछ है, औरैया में भी 78 ऐसे कुछ है। ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है, यही दिमाग में जो है कहीं ना कहीं से जो है हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, चलिए जवाब दीजिए फटाफट बताइए, अगले 5 से 7 मिनट में क्लास खत्म करते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, यहां पर जो सही है, सही है तो भैया यही है, केवल सी। देखो ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा नहीं भैया, ग्रीनलैंड तो ऑलरेडी डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा छोटा नहीं, नून जो आपका नूक है ये आपका ग्रीनलैंड का क्या कैपिटल सिटी है और सबसे पुराना सिटी है, कहां का? ग्रीनलैंड का। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी मैंने बताया कि ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? आपको पता है होम्स करके आपको जो है शॉर्ट फॉर्म बताया गया होगा, होम्स। ठीक है, होम्स आपको बताया गया है। इनमें से क्या है ना, 4 जो है वो क्या है, 4 ऐसे जो दोनों को बॉर्डर पे पड़ते हैं। ठीक है, उनमें से केवल एक है जो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पड़ता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे इसका क्या मिशिगन जवाब होगा। ठीक है, मिशिगन इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न, और कभी कभी पूछ लेता है ना इस प्रश्न में कि इसको आप उत्तर से दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप इसे क्या करिए, व्यवस्थित करिए, तो भी आपको पांचों उस क्रम में आने चाहिए, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। अब ये सेम टू सेम प्रश्न मैंने अपने पॉलिटी क्लास में कराया हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं पॉलिटी क्लास अभी तक जो 4-5 हुई से जाकर कर लो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ देख लो, बहुत लाजवाब है। या तो आप यहाँ पर जब आप क्लास देख रहे हो तो यहीं पर एक ऐसे होता है, वहीं पर ऐसे करके यहाँ पर आपको बीच में दिखाई देगा कभी कभी, तो वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी देखा करो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, केवल एक दिया है जी भैया, इससे कोई भैया आप सदस्य होने से आपकी संप्रभुता पे कोई भी कमी नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स का उत्तर प्रदेश में कहां पर है? चलो भैया उत्तर प्रदेश में कहां पर, ये आपसे पूछ रहा, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आपका आगरा में जवाब दिया, सही कर ले। ये है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, जोश, जिगर। अगर आप इन चारों को देख रहे होंगे, दिमाग लगाइए। अमीर खुसरो एटा सही है, मिर्जा गालिब आगरा सही है, जोश मैली जिगर में कौन सा गलत है? तो यहाँ पर यही गलत है भैया, मुरादाबाद होगा, ये गोरखपुर नहीं मुरादाबाद होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए, जो वित्तीय निगम है, पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है, तो सही उत्तर का आपको चुनाव करना, बताइए। केवल एक, केवल दो, एक व दो, और ना तो एक ना ही दो, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, 1 और 2 दोनों। जी भैया, दोनों कथन यहाँ पर वित्तीय निगम को लेकर के सही है। इसको आप पढ़ लिए होते तो खुद ही समझ जाते, इसमें मैं बताऊं क्या, ठीक है। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता जो मुझे बताना पड़े। हाँ, बस ये बता सकता हूँ कि यूपीएफसी की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, इतना आपको मैं बता सकता हूँ एक्स्ट्रा। बाकी और कुछ ऐसा नहीं लगता है। इसके संबंध में एक्ट, दरअसल ये जो स्टेट का जो एक क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन का, जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का एक्ट बना था वो 1951 में बना था। उस एक्ट के बाद 1954 में जो है इसका निर्माण किया गया था, ये आप जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग 3 का अंश नहीं है, चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा भाग 3 का अंश नहीं है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, ये क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पर। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, सी, ये आपका क्या डीपीएसपी का है। उद्योगों के प्रबंधन में जो है श्रमिकों की भागीदारी आप डीपीएसपी में देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल शासक और उनकी जो है क्या उपाधियां, इनमें से कौन युग्म विचार का कौन सा सही सुमेलित है, मतलब ये तीनों में से कौन सा एक दूसरे के सामने जो दिया वो सही, 1 3 1 2 3 2 3, इनमें से कोई नहीं। चलिए भैया जवाब दीजिए कौन सा आपको सही सुमेलित लग रहा है, इसका जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने सही सुमेलित दिया, जी भैया तीनों जो है यहाँ पर सही सुमेलित, तीनों सही सुमेलित। अगर आप मेडिवल हिस्ट्री सही से पढ़ें तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। इनमें से किस संगठन द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में आपदाओं और समानता के अंतर संबंध पर जोर दिया गया, जी भैया बताइए कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें इस चीजों को जो है बताया गया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, देखते या समझ लोगे। इसका सही जवाब है आपका ए, क्या है, ए। जी भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, ए है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है, चलिए बताइए किसके पास है भैया, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या राष्ट्रपति दिया है वो सही कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा सही है जवाब, तो चलो बताओ कौन सा सही है, 1 2 और सही उत्तर आपको चुनना है। जवाब दीजिए क्या होगा, चलिए भैया फटाफट बताइए क्या होगा, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या, केवल 1 दिया है वो सही कर ले, क्या केवल 1 दिया है वो सही कर ले, ठीक है। क्या केवल 1 हो आपका सही है, क्योंकि जो है 1980 में नहीं जो है ये सही जवाब देना था। तो 1980 में ये पारित नहीं, 1986 में आपका पारित हुआ था। कब भैया, 1986 में आपका ये एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चलो जवाब दो, इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कुछ देख, तो फोटोग्राफी में भैया आपका चांदी, जी तुमने क्या चांदी जवाब दिया, सही कर। अगला प्रश्न है, इसको किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 5 अक्टूबर 2000, करंट अफेयर संबंधित प्रश्न, देखो काफी कुछ देखने को मिल रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या किया, आपको पता है इंडिया का यूपीआई अब कई अन्य देशों में चलने लगा, श्रीलंका और कई कई देशों में। उनमें से आपका एक क्या संयुक्त अरब अमीरात भी है जहां पर ये साइन हुआ है। जब भूकंप आता है, ये बताइए इसका दोनों का सही जवाब बताइए क्या होता है। आपको पता है भूकंप में जो है पी वेव, एस वेव और एक और 3 वेव होते हैं, मैं देखो एक वेव ही भूल गया। एक पी वेव होता है, एक एस वेव होता है, एक और होता है, ठीक है मैं भूल रहा हूँ। तो चलो ठीक है इसे करते हैं, बाकी वो जो है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या, सी। भैया देखो पहला कथन गलत है, ये गलत, सभी जगहों पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। और ये जो है क्या यहाँ पर ये सही है, वक्राकार जो है चलते हैं, वक्राकार पथ में जो है जब होते हैं वो ऐसे सीधे नहीं चलते, वो ऐसे चलते हैं, ठीक है। और ऐसे चलने से तेज चलते हैं, अगर सीधा चलेंगे ऐसे तो लेट पहुंचेंगे, ये भी रीजन है जो आपको तमाम वो नहीं लगा रहे तो डिटेक्ट करने के लिए उनकी बात बता रहा हूँ। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया, इसमें भारत जो है 132 देशों में से किस स्थान पर रहा। तो यहाँ 2 चीजें आती है कि यहाँ पर जारी किसके द्वारा किया था, विश्व बौद्धिक
संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। 2023 में कुल कितने देश शामिल? 132 है। भारत की स्थिति क्या रही? तो भारत की स्थिति 40 रही। और कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? तो नंबर 1 पर जो देश था भैया वो आपका स्विट्जरलैंड था, फिर आपका स्वीडन था, फिर आपका यूएसए था। टॉप 3 देश थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह, इन चारों में से पूछ रहा कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, बताइए। तो यहां पर जितने लोगों ने क्या तूतीकोरिन जवाब दिया जी भैया, तूतीकोरिन ये डीप सी, इसमें थोड़ा गहराई भी है और आर्टिफिशियली जो है बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए और कौन सा यहाँ पर सही आपको बताना है। चलिए इसका जवाब देखिए, आराम से देखिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तीनों कथन पढ़िए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बस भैया क्लास खत्म होने वाली है और कुछ नहीं करना है। कितना सही हुआ देखो, यहाँ पर कम से कम 50 से कम प्रश्न तो मैं करा नहीं रहा। अगर 50 में आपका 240 भी नहीं जा रहा ना, क्योंकि 40 जाने लायक प्रश्न है, अगर 40 भी नहीं जा रहा तो यकीन मानो एक बार तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो जितने ने क्या केवल 1 और 2 जवाब दिया सही कर ले। देखो भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है ना, उसके बाद आपका गुजरात है, उसके बाद गुजरात है, तब आपका क्या अंडमान निकोबार। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार। आपके पूरे भारत में देखा जाए तो करीब 4009 मतलब करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास लगभग में जो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में जो युद्ध का सही कालानुक्रम कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट। चलो भैया मैं यहां से बता रहा हूं, आप लोग सुनना। देखो सबसे पहले मान के चलो चौसा का युद्ध लेता है, पहले को हम लेते हैं। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध आपके कहा बक्सर के निकट चौसा, वहां पर कौन सा शेर खां और जो मुगल बादशाह हुमायूं के बीच हुआ था, कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कौन सा है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कहाँ हुआ था? ये बाबर और बंगाल के जो राजा नुसरत शाह थे उनके बीच में कब? 1529 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ अगला कौन सा है? फिर अगला है आपका क्या सामूगढ़ का। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दारा सिकोह और उसी के भाई औरंगजेब के बीच कब? 1658 और 59 में हुआ था। उसके बाद जो है और आपका कौन सा खानवा। खानवा का युद्ध कब? बाबर और राजपूत राजाओं के बीच हुआ था कब? 1527 में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? खानवा का युद्ध। सबसे अंतिम में क्या आना चाहिए? सामूगढ़ का युद्ध। तो इस प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है आपका खानवा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध आपका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न, क्लास खत्म, जवाब दो, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, जो आप लोग को रोज सुबह 10 बजे देखने को मिल रही है और शाम को 6 बजे आप लोग की यहाँ पर स्पेशल क्लासेज भी बहुत जल्द चलाई जाएंगी। मतलब क्या, मैं मैप और जो है सब्जेक्ट स्पेशल क्लासेज चलाने जा रहा हूँ, जो बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी नेक्स्ट वीक से। अभी आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस क्लास ही लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग ये करते रहिए। बाकी क्योंकि ये मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वो चीज है जहां से आपकी सारी चीजें कवर हो रही हैं। वो ऐसी चीज है जो मैप में कराऊंगा, उसमें मैं स्पेशल वो क्लासेस जो होंगी वो मैं पॉइंट वाइज मतलब क्या सब्जेक्ट वाइज में आपकी पकड़ के लिए कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने सबसे कम होती, देखिए रेपो रेट सबसे कम समय के लिए होता है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। ये जो है आपका करीब करीब जो है 1 हफ्ते या उससे भी कम होता है। ठीक है, रेपो रेट उससे भी कम होता है। और बाकी जो ये सब होते हैं ये तो प्रतिवर्ती ज्यादा दिन के होते हैं। बैंक रेट 28 दिन का होता है, ब्याज दर तो बैंक रेट अलग चीज है। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट तो छोड़ ही दो, ये तो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। इन चारों में से ये डिफरेंट चीज है, ये तीनों अलग और सबसे कम के लिए रेपो रेट होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना अगर भूल गए हो तो शेयर करिए भैया। और हाँ, जाते जाते अगर ऐसे ही क्लास देखनी, बढ़िया तैयारी करें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो भैया, क्योंकि ये वो जगह है जहां आपको चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही क्या कहते हैं, जो चीजें जरूरी होती हैं वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कुछ भी ऐसे या वैसे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साथ बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।